हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज सिलेक्टिव क्वेश्चन में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये जो क्वेश्चन है वो पीसीएसजे हो, चाहे एचजेएस हो, या किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, खासतौर से जुडिशरी का, उनके मौलिक विधि के पेपर में या मौलिक विधि वाले पोर्शन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और सिलेक्टिव क्वेश्चन के अंदर मैं वो ही क्वेश्चन लाता हूँ जो जुडिशरी में हर एक दूसरे साल पूछा जाता है। चाहे उससे प्रॉब्लम पूछी जाए, चाहे उस क्वेश्चन को हुबहू पूछा जाए सेम जैसे कि मैं दे रहा हूँ, या उस क्वेश्चन के फ्रेम को बदल देते हैं, लेकिन आंसर वही होता है। और ये जो आज का क्वेश्चन है, ये जे का फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे वो पीसीएसजे हो किसी भी स्टेट का, और चाहे वो एचजेएस हो। और ये क्वेश्चन एचजेएस की जो लिमिटेड कंबाइंड एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा गया है कई बार। तो ये क्वेश्चन है, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस अ लीज कैन बी फोरफीट, अ लीज कैन बी फोरफीटेड, एक्सप्लेन। दूसरा क्वेश्चन इसी में जोड़ के पूछा है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर, अतिधारण का सिद्धांत भी पूछा है। और एक पट्टे के समापन को पूछा है, लेकिन यहाँ पर समापन का एक विशेष ब्यौरा दे दिया है कि जो समाफरण द्वारा समापन होता है पट्टे का, उसको बताना है। कई बार देखा है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो लिखने के लिए आप लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं। सेक्शन 111 ऑफ टीपी एक्ट का सब कुछ बताता है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो हमें क्वेश्चन को बड़ी चतुराई से देखना पड़ता है कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या गया है, और जो एक्चुअली पूछा गया है वही आपको आंसर करना होता है। तो समय भी बचता है और दूसरे सवालों को करने में आपको समय मिल जाता है। नहीं तो कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं अगर आप सिर्फ लिखते रहते हैं। तो यहाँ पर समाफरण की बात की गई है, वो भी तो समाफरण भी एक माध्यम है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पट्टे का समापन किया जा सकता है। तो अब हमें इसका आंसर देना है, तो हम आंसर शुरू करते हैं। आंसर में हमें लिखना कितना है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा लिखने से समय बर्बाद करना है। और एग्जामिनर भी जान जाता है कि वो फिर अपनी मार्किंग में कहीं ना कहीं कमी कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर को कितना लिखना है ध्यान से सुनिएगा। और इसमें चूंकि दो क्वेश्चन हैं, इसलिए दोनों क्वेश्चन को मिला करके कम से कम हमें 200 शब्दों में आंसर देना चाहिए। इससे कम में तो वो हो भी नहीं पाएगा। तो कम से कम 200 शब्द और अधिकतम 250 शब्द के अंदर आप इस प्रश्न के आंसर को समेटने की कोशिश करें। ऐसी प्रैक्टिस करें, लिख करके प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं, बुक को पढ़ें, और भी जो आपके पास मटेरियल है सब्स्टिट्यूट, उसको पढ़ें। कुछ भी करें, इसके आंसर को 200 से 250 तक मैक्सिमम समेट दें। तो हम आंसर स्टार्ट करेंगे। आंसर की पहली लाइन, संपत्ति
संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 111, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 111 पट्टे के पर्यवसान से संबंधित है। धारा 111 खंड जी में पट्टे का पर्यवसान समअपहरण या जब्ती द्वारा बताया गया है। बस ये हमारा मेन लाइन हो गई आंसर की, जिससे एग्जामिनर को पता चल गया कि हमें यह पता है कि जो समअपहरण या जब्ती द्वारा पट्टे की व्यवस्था है वो कहाँ है। इसके बाद आपको सीधे दूसरी लाइन स्टार्ट करनी है कि धारा 111 में पट्टे के समाप्ति के विभिन्न आधार दिए गए हैं। तो केवल वो आपको विभिन्न आधार एक एक लाइन में लिखने हैं, जिससे एग्जामिनर को ये पता चले कि 111 में क्या है और इसके बाद हमने पूछा क्या है। तो वो सारे आधार एक एक करके देने हैं। पहला, समय की समाप्ति द्वारा। दूसरा, एक विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर। और तीसरा, पट्टाकर्ता के हित की समाप्ति पर। चौथा, विलयन द्वारा। पांचवा, समर्पण के द्वारा। छठवां, प्रलक्षित समर्पण द्वारा। और सातवां है जब्ती किए जाने के द्वारा या समर्पण के द्वारा। यही जी नंबर है आपका 111 के अंदर। और आठवां आधार है खाली करने की सूचना में उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर। तो समय की समाप्ति पर पहला है, और जो आखिरी है वो है उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर। खाली करने की सूचना में जो उल्लिखित अवधि है उसकी समाप्ति पर भी पट्टे का समापन माना जाता है। और ये तो हो गया आपका बैकग्राउंड, और इतने में आपका क्वेश्चन का मुखड़ा तैयार हो गया, क्वेश्चन के आंसर का मुखड़ा तैयार हो गया। अब इसके बाद आपको मेन मुद्दे पे आना है। आपसे पूछा गया है कि समअपहरण द्वारा पट्टे का समापन, तो आपको तुरंत वो हेडिंग डालनी है, समअपहरण या जब्ती द्वारा पट्टे का समापन, और सीधे इस हेडिंग को डिटेल में लिखनी है, क्योंकि यही पूछा गया है आपसे। पट्टे का समापन समअपहरण द्वारा या जब्ती द्वारा भी संभव है। अब इसके अनुसार, यानी कि जिसके अनुसार दोनों पक्षों में ऐसा करार होता है कि विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के घटित होने पर पट्टा शून्य हो जाएगा। समअपहरण द्वारा या जब्ती द्वारा पट्टे के समापन को हम डिटेल कर रहे हैं, और उसमें हमें इसके संबंध में लिखना है कि समअपहरण द्वारा पट्टे के समापन जिसके अनुसार दोनों पक्षों में ऐसा करार होता है कि विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के घटित होने पर पट्टा शून्य हो जाएगा तथा पट्टाधारी का हित स्वतः पट्टाकर्ता में निहित हो जाएगा। ये व्यवस्था होती है समअपहरण के अंदर। समअपहरण या जब्ती द्वारा पट्टे के समापन की विधि भारत तथा इंग्लैंड में लगभग समान है। दोनों विधियों में विफलन उपबंधों की व्याख्या कड़ाई से की गई है, क्योंकि कानून विफलन कार्य को हतोत्साहित करता है, जब्ती पट्टाकर्ता का उत्कृष्ट अधिकार है। ये हमने हेडिंग को डिटेल कर दिया, और ये पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ से समाप्त हो गया। इससे ज़्यादा उसमें हमें लिखना नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा उसने पूछा ही नहीं है। उसने तो फोरफिटेड पूछा हुआ है, कि अ लीज कैन बी फोरफिटेड इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस, तो हमें सिर्फ वो सर्कमस्टेंसेस ही बतानी है। लेकिन हमने चूंकि आंसर का मुखड़ा हमें तैयार करना पड़ेगा लॉ के अकॉर्डिंग जैसे लिखा जाता है, तो वो मुखड़ा तैयार करने के बाद सीधे आप हेडिंग में आ गए और आपने कर दिया। इसका आंसर कंप्लीट हो गया, और करीब ये 100 से 125 शब्दों में लिखा गया है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ जो जोड़ करके उसने पूछा है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर। तो इसे हिंदी में अतिधारण का सिद्धांत कहते हैं। तो अतिधारण का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 116 यानी कि 116 में दिया गया है। तो आपको बस सीधे यहीं से शुरू कर देना है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 116 में अतिधारण के सिद्धांत के संबंध में प्रावधान किया गया है, और इसके बाद दूसरी लाइन से तुरंत बताना है कि 116 में लिखा क्या है। तो धारा 116 के अनुसार यदि संपत्ति पर पट्टेदार या उप पट्टेदार पर्यावसान के पश्चात भी अपना कब्जा बनाए रखता है और पट्टाकर्ता या उसका विधिक प्रतिनिधि
या उसका विधिक प्रतिनिधि पट्टेदार या उप पट्टेदार से भाटक प्रतिग्रहित करता है या कब्जा बनाए रखने के लिए अन्यथा अपनी अनुमति दे देता है, तो वहां तत्व प्रतिकूल संविदा के अभाव में पट्टा धारा 106 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अनुसार वर्षानुवर्षी या मासानुमास के लिए नवीनीकृत हो जाता है। ये धारा 116 बताया गया है। धारा 116 में ये सीधे सीधे बताया गया है कि यदि कोई पट्टेदार या उपपट्टेदार जो किसी संपत्ति पे काबिज है, उसका पट्टा समाप्त हो गया, उसके या पट्टे की अवधि समाप्त हो गई, उसके पश्चात भी वो अपना कब्जा बनाए रखता है और पट्टाकर्ता भी या उसका विधिक प्रतिनिधि भी कुछ नहीं कहता है, बल्कि उससे किराए की मांग कर लेता है या अन्यथा वो अपनी अनुमति दे देता है कि वो अपना कब्जा बनाए रखे, तो ये प्रक्रिया है उस पट्टे के नवीनीकृत की। और पट्टा एक्चुअली जिस प्रयोजन के लिए वो संपत्ति पट्टे में लिए हुए है, अगर वो ऐसा प्रयोजन है जिसका पट्टा वर्षानुवर्ष के लिए होता है, तो वो नवीनीकृत वर्षानुवर्षी के लिए हो जाएगा। और यदि वो पट्टाकृत संपत्ति ऐसे प्रयोजन के लिए है जिसका पट्टा मासानुमासी होता है, तो फिर वो पट्टा मासानुमास के लिए नवीनीकृत हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये अतिधारण का सिद्धांत ये बताता है कि यदि पट्टेदार या उप पट्टेदार पट्टे की समापन की अवधि के पश्चात भी पट्टे पर कब्जा बनाए है और पट्टाकर्ता या उसका विधिक प्रतिनिधि किसी भी तरह से उसे अनुमति दे देता है उस संपत्ति पर काबिज रहने के लिए, तो फिर वो पट्टा नवीनीकृत हो जाएगा जैसी की स्थिति होगी, या तो वर्षानुवर्षी के लिए या मासानुमासी के लिए। इतना है डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग ओवर। और इसमें एक दृष्टांत भी आप तुरंत नीचे लिख दें, 116 में भी दिया गया है और 116 आपने बता दिया, आप नीचे दृष्टांत लिख दीजिए कि का एक ग्रह खा को 5 वर्षों के लिए पट्टे पर देता है और खा वही जो ग्रह है वो गा को 5 वर्षों के लिए पट्टे पर देता है, तो खा वही ग्रह गा को 100 रुपए मासिक पट्टे के हिसाब से उप पट्टे पर दे देता है। 5 वर्ष का अवसान हो जाता है, किंतु जो गा है वो ग्रह पर कब्जा बनाए रखता है और का को भाटक देता है, का भाटक ले भी लेता है, तो यहाँ पर गा का पट्टा मासानुमास नवीनीकृत होता रहता है। मतलब फिर वो प्रत्येक मास जब भाटक देगा तो प्रत्येक मास के लिए वो नवीनीकृत होता रहेगा। इसको आप लाइन से लिखेंगे, का एक ग्रह खा को 5 वर्षों के लिए पट्टे पर देता है, खा वह ग्रह गा को 100 रुपए मासिक भाटक पर उप पट्टे पर देता है। 5 वर्ष का अवसान हो जाता है, किंतु गा ग्रह पर कब्जा बनाए रखता है और का को भाटक देता है। गा का पट्टा मासानुमास नवीनीकृत होता रहता है। ये आपको दृष्टांत में लिखना है। अब हमें इस सिद्धांत को और स्पष्ट करना है, और स्पष्ट करने के लिए वही बातें जो धारा 116 में लिखी हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स शैली में लिखी हैं, स्टाइल में लिखी हैं, उसको आप थोड़ा सा सरल करके नीचे समझा दीजिए और एक कोई केस साथ में बता दीजिए। तो वही मैंने किया है। इस धारा के अनुसार जहां पट्टाग्राहिता पट्टाकृत संपत्ति पर अवधि के समाप्त होने पर भी जो कब्जा बनाए रखता है, तो उसका यह कृत्य नए पट्टे के सृजन के लिए प्रस्ताव माना जाएगा और पट्टाकर्ता द्वारा उस कब्जे को बनाए रखने के लिए किराया प्राप्त करना या किराया मांगना या अन्यथा सहमति प्रदान करना पट्टे के सृजन के लिए प्रस्ताव उत्पन्न करता है। तो पट्टाकर्ता द्वारा उस कब्जे को बनाए रखने के लिए किराया प्राप्त करना या किराया मांगना या अन्य कृत इस पट्टे को सहमति प्रदान करता है, जिससे पट्टाकर्ता एवं पट्टाग्राहिता के संबंध पुनः सृजित हो जाते हैं और इसी को अतिधारण का सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय ने भवनजी लक्कासी बनाम हिम्मतलाल जमुना दास
1972 के मामले में पुष्टि की। तो इस सिद्धांत की पुष्टि, इस अतिधारण के सिद्धांत की पुष्टि भवनजी लखासी बनाम हिम्मतलाल जमुनादास 1972 के मामले में पुष्टि की। इतना आंसर आपको लिखना है। इससे जो 2 क्वेश्चन एक साथ एक क्वेश्चन के अंदर पूछे गए वो कंप्लीट होते हैं। तो इस तरह से ये सिलेक्टिव क्वेश्चन में आज के क्वेश्चन का आंसर आप लोग या तो एक बार ध्यान से वीडियो में सुन लें या खुद स्वयं अपने आंसर को लिख लें या लिखने की कोशिश करें, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कम से कम 9 से 12 मिनट के एवरेज में लेके चलेंगे तो एचजीएस के मौलिक विधि के पेपर के सभी प्रश्न आप हल कर पाएंगे। अन्यथा आप बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आते होंगे लेकिन समय के अभाव के कारण वो छूट सकते हैं। तो ये ऐसे ही मैं आंसर आपको देता हूं कि आप मुझे कम से कम ये गाइड कर सकते हैं कि इतना आंसर पर्याप्त होगा या नहीं होगा, चूंकि आप लोग भी एचजीएस में अपीयर हो चुके होंगे, कुछ लोग नए होंगे जो हो रहे होंगे। तो आप क्या सोचते हैं, किस तरह आंसर या कितना लंबा आंसर या कितने समय में आंसर लिखना चाहिए, इसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए यदि वीडियो इस लेवल का है तो। धन्यवाद।